दोस्तों, मुगल और उस्मानी सल्तनत को आज के दौर में कौन नहीं जानता, क्योंकि ये दोनों सल्तनतें ऐसी सल्तनतें हैं कि जिन्हें दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में गिना जाता है। जहां एक तरफ मुगल सल्तनत की बुनियाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। हालांकि ये दोनों ही सल्तनतें तुर्क सल्तनतें थीं, यानी इन दोनों के हुक्मरान तुर्क नस्ल से ही ताल्लुक रखा करते थे। मुगल एम्पायर अपने दौर में दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था, जिसमें आज के दौर का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल जैसे मुल्क शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ अब अगर बात की जाए सल्तनत उस्मानिया के बारे में, तो सल्तनत उस्मानिया अपने दौर में दुनिया के 3 बरे-ए-आज़म पर फैली हुई थी, जिसमें एशिया और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका भी शामिल था। सल्तनत उस्मानिया दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर फैली हुई थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 20वीं सदी के शुरू में इस सल्तनत को खत्म किया गया, तो इसकी जगह पर बेशुमार नए मुल्कों ने जन्म लिया। जहां एक तरफ मुगल सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक यानी 300 या 350 साल ही कायम रह सकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत लगभग 625 साल के एक लंबे दौर तक इस दुनिया में मौजूद रही थी। हालांकि इन दोनों ही सल्तनतों को अपने दौर में हद से ज्यादा अमीर माना जाता था। फिलहाल अब हम बात करते हैं इन दोनों सल्तनत के बीच के रिश्तों के बारे में, यानी मुगल और उस्मानी सल्तनत के बीच के रिश्ते कैसे हुआ करते थे। क्या ये दोनों सल्तनतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हुआ करती थी, या फिर इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक दुश्मनी थी। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में दुनिया की हर छोटी बड़ी मुस्लिम सल्तनत उस्मानी सल्तनत का अदब और एहतराम किया करती थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह मक्का और मदीना जैसे पाक शहर, क्योंकि ये दोनों शहर भी सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही आया करते थे। मुगल और उस्मानी सल्तनत के बीच दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत दूसरे मुगल बादशाह यानी ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में हुई थी, कि जब सल्तनत उस्मानिया ने सैयद रईस अली को हिंदुस्तान कैप्टन तैनात किया था। सैयद रईस अली का न सिर्फ मुगल दरबार में बड़ी शान और शौकत के साथ इस्तकबाल किया गया था, बल्कि मुगल बादशाह हुमायूं ने एक लंबे वक्त तक के लिए इनसे मुलाकात भी की थी, और इन्हें सल्तनत उस्मानिया के एक मेहमान के तौर पर कबूल किया गया था। दोनों ने बैठ कर एक दूसरे की सल्तनत के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब और तारीफें की, यहाँ तक कि मुगल बादशाह हुमायूं ने सैयद रईस अली के जरिए से इस वक्त के सल्तनत उस्मानिया की सुल्तान यानी सुल्तान सलीम अव्वल को पैगाम भी भिजवाया था, और इस पैगाम में इनकी हद से ज्यादा तारीफ और साथ ही साथ इनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। हुमायूं के बाद तीसरे मुगल बादशाह यानी अकबर के दौर में भी मुगल सल्तनत की तरफ से उस्मानी सल्तनत की तरफ कई खत रवाना किए गए थे, लेकिन अकबर के दौर में सल्तनत उस्मानिया और मुगल सल्तनत के बीच दोस्ती कायम नहीं रह सकी थी, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह ये थी कि अकबर ने अपने दौर में दीन इलाही नाम का एक नया मजहब इजाद किया था, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया अकबर से हद से ज्यादा नाराज थी, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया तो एक मुस्लिम सल्तनत थी। अकबर के बाद चौथी मुगल बादशाह यानी जहांगीर के दौर में तो सल्तनत उस्मानिया और मुगल सल्तनत के बीच सबसे ज्यादा खराब रिश्ते थे, बल्कि जहांगीर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो सल्तनत उस्मानिया से हद से ज्यादा नफरत किया करता था, जिसका सबूत इसकी खुद की लिखी हुई किताब में भी मिलता है। इसने अपनी किताब में एक जगह पर यह लिखा है कि मुगल सल्तनत उस्मानिया से बढ़कर है, यानी मुगलों का रुतबा सल्तनत उस्मानिया से कहीं ज्यादा है। बहुत सारे एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि जहांगीर ने अपने असली नाम यानी सलीम को इसलिए भी नहीं अपनाया था क्योंकि ये सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा का भी नाम था। हालांकि दोस्तों, जहांगीर के बाद आने वाले मुगल बादशाह यानी शाहजहां के जो ताजमहल जैसे खूबसूरत इमारत की वजह से आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया से रिश्ते अच्छे बनाने की भरपूर कोशिश की थी, और इनके दौर में दोनों सल्तनतों के बीच कई बार खतों के जरिए से राब्ता भी हुआ था। शाहजहां ने उस्मानियों से इन ईरानियों के खिलाफ फौजी मदद भी मांगी थी, कि जिन ईरानियों ने मुगल सल्तनत के एक इलाके यानी कंदहार पर कब्जा कर रखा था। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत आई, तो हालात काफी बदल चुके थे।